Dear students, today we will start our journey of political science from the first chapter of class 8 Indian Constitution. भारतीय संविधान यह हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 के लिए. So let us begin with this chapter. Okay, in this chapter what we have to read, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. Let us check this out. यहाँ पर हम पढ़ेंगे what is Constitution anyway. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो संविधान है वह क्या है. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है. द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना उसके बारे में हम जानेंगे. द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, प्रेम्बल है, उसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, और साथ ही कंक्लूजन. दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. हम एक एक टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा और महान संविधान है, यह भारत को लोकतांत्रिक देशों की सूची में सबसे आगे खड़ा करता है. तो ऐसा क्या विशेष है हमारे संविधान में, आइए जानते हैं. So here, what is a constitution anyway? Constitution वास्तव में है क्या, यह जानने के लिए let us see some examples. यहाँ कुछ examples हम जो है उनको देखेंगे और उन example की help से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या है. You can see here some pictures. आप यहाँ कुछ pictures देख पा रहे हैं. These pictures are related with some games और events. यहाँ पर कुछ games से related कुछ images आप देख रहे हैं. So ये गेम्स की जो इमेजेस हैं, इनको देख करके आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि गेम्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गेम के डेकोरम को मेंटेन करते हैं, गेम में जो स्पिरिट ऑफ गेम होती है, ट्रू स्पिरिट ऑफ गेम होती है, उसको मेंटेन करते हैं. गेम में विनिंग जो है, जो रियली में डिजर्व करता है, उसकी जीत और हार को जो है वो इंश्योर करते हैं. और ये कहीं ना कहीं पर एक कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक विद रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गेम्स को पूरा करने में भी मदद करते हैं. तो जिस तरीके से गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स. हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे हम खेलते हैं, चाहे हम स्टडीज करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं. हर काम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. स्कूल्स में भी बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं. सो हमारे हर एक्ट और हर एक्टिविटी के पीछे कुछ रूल्स होते हैं. तो गेम्स हैं या हमारी डेली लाइफ है, हमारा क्लब एक्टिविटीज़ हैं, एडल्ट इन वर्क प्लेस, सभी जगह पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है. तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो है हमारे लाइफ को कुछ हद तक जो है इजी बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, और हमें अनसर्टेनिटी की सिचुएशन से, हमें ट्रबल की सिचुएशन से बचाने का काम करते हैं. यहाँ पर जैसा कि हमने एग्जाम्पल की बात की थी, इन द गेम ऑफ सॉसर a referee has full authority to enforce the rules of law of the game on the players. तो यहाँ पर जब हम सॉसर की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो फुटबॉल में जो रेफरी होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, जो वह मेंटेन करता है डेकोरम ऑफ द गेम, लॉज ऑफ द गेम, जो कानून, जो नियम बने हुए हैं गेम के, उनको मेंटेन करने का, ताकि कोई भी प्लेयर जो है वो जो गेम की स्पिरिट है उसको वायलेट ना करे और किसी तरह का ऐसा एक्ट ना करे जिससे कि किसी दूसरे खिलाड़ी को चोट लगे या किसी दूसरे खिलाड़ी जो रूल्स हैं उनका वायलेशन हो, और गेम जो है वो चीटिंग या फ्रॉड के द्वारा खेला जा सके. तो यहाँ पर जो है रेफरी एज ए, वी कैन से एम्पायर, एज ए की मेंबर ऑफ गेम एक्ट करता है, वो कंट्रोल करता है, वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर वे में गेम जो है रन करे. तो यहाँ पर हमने बात की रूल्स की कि हर एक्टिविटी के पीछे, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी आपके इवेंट्स हैं, जो आपका डेली रूटीन है, चाहे वो बाइक चलाना, गाड़ी चलाना है, ट्रैफिक रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, हमारे फैमिलीज़ में कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ कॉलोनी के भी कुछ रूल्स जो है हमारे जो नेबरिंग जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनके द्वारा हमें फॉलो करने पड़ते हैं. स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सभी जगह कुछ रूल्स होते हैं, गेम्स में भी
कुछ रूल होते हैं और इन सभी रूल्स का जो पालन है वो सभी को करना जरूरी होता है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सो हेयर कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर कोई भी राज्य या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे गवर्न किया जा सकता है, उसे चलाया जाता है। यहाँ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिन पर बेस्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट की जो गवर्निंग है, जो उसको रन करना है, वो उस पर बेस्ड होती है। तो दीज रूल्स टुगेदर मेक that is constitute what the entity is. When these principles are written down into a single collection of set of legal document, those documents may be said to comprise a written constitution. तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए या किसी कंट्री को चलाने के लिए जब डिफरेंट रूल्स जो हैं कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, और वह कंस्टिट्यूशन जो रूल्स हम बनाते हैं वही हमारे स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन के जो स्वरूप को बताता है कि हमारा जो कंट्री है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्वरूप कैसा होगा, उस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का जो एम क्या है, उसमें रहने वाले लोगों का नेचर कैसा है, सोसाइटी का नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है, इन लीगल डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है इन सब का जो कलेक्शन है वो कंप्राइज उन सबको मिलाकर के जब हम संग्रहित करते हैं, एक कर देते हैं, तो वह एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सिटीजन्स, फॉर ईच एंड एवरीबडी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम व कानून हैं, उसमें सरकार के लिए फंक्शंस मेंशन होता है। इसके अलावा उनके लिए ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन होती है। पब्लिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल जो हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो भी मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ नेशन, जिसको कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को ही स्वीकार करना होता है। दोनों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं और देश को रन करते हैं। तो वी कैन सी अनदर डेफिनेशन हियर, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज, rules which determine and describe the form of government, the relationship between the citizen and government is called कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स एंड लॉज, तो वह डॉक्यूमेंट जो रूल्स एंड लॉज को कंटेन करता है, जिसमें रूल्स और लॉज जो है मेंशन्ड होते हैं और जो किसी कंट्री के नेचर को डिफाइन करता है, वहाँ के सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है, तो वह डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है उस कंट्री का। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ नेशन, जिसे पूरा देश, राष्ट्र जो है वो स्वीकार करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कंट्री के नेचर को, उस कंट्री के जो स्वरूप को बताता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी सरकार चला लें? जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा। इसके लिए आपको वापस प्रीवियस जो स्लाइड थी, आपकी फर्स्ट जो स्लाइड थी, अगर आप उस पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर रूल्स नहीं होंगे तो स्पोर्ट में, गेम्स में क्या होगा। अगर रूल्स नहीं होगा तो शायद फ्रॉड और चीटिंग बढ़ेगी, और जो डिजर्विंग टीम है, डिजर्विंग पार्टिसिपेंट है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है वो जीते ही नहीं, और जिनके पास पावर है वो जीत जाएं अपने ताकत के दम पर, अपने गुस्से के दम पर या सपोर्ट के दम पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गेम की स्पिरिट है धीरे धीरे करके वो वॉयलेट होने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रूल्स हैं वो
गेम्स में जिस प्रकार इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली। किसी भी देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अभाव में देश को रन करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड नहीं होगी तो फिर उस कंडीशन में हर कोई, जो कंट्री में डाइवर्स ग्रुप्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो अपनी अपनी डिमांड, अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग वे में रखेंगे, और किसकी बात सुनी जाए किसकी बात नहीं सुनी जाए ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को भी डिफाइन करता है। कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। समटाइम्स वी फील strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this। कई बार ऐसा भी होता है, each and every policies and laws are mentioned in constitution, the powers of the government are mentioned in constitution। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ इश्यूज जो है वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए डिसीजंस ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है वो हमारे लिए, हमारे जो इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे को एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, हमारे को जो है गार्ड करता है, सपोर्ट करता है, हमारे जो गवर्नमेंट है उनके लिए उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन यूज द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट है उनको गार्ड करने के लिए, उनको सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही यूज किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री के जो लॉन्ग रन इंटरेस्ट होते हैं उनको गार्ड करने में, उनको सिक्योर करने में काम आता है। यह जनता और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक पूल का काम करता है, एक नॉट का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ के रखता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इन तीनों के फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, और कोई भी ऑर्गन इन फंक्शंस का मिसयूज नहीं कर सकता है। अपने फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर्स और जो फंक्शंस उनको दी गई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पूरा करना होता है। यहाँ पर कोई भी अपने फंक्शंस को या पावर्स का जो है मिसयूज नहीं कर सकता है। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सोचिए यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, हो सकता है कि ये अपनी ड्यूटीज को पूरी प्रॉपर वे में ना करें। हो सकता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हमें ना मिले। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होगा तो हो सकता है कि हमारे जो लॉन्ग रन में जो हमारे इंटरेस्ट हैं उन पर गवर्नमेंट ध्यान ना दे, और हम किसी भी रूल और रेगुलेशन का जो है उन्हें सहारा लेकर के, या उन्हें जो है हम रूल और रेगुलेशंस के बेस पर हम उनसे आर्ग्यू या डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर हम अपनी बात रख सकते हैं, और अपने राइट्स के लिए जो है गवर्नमेंट से भी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी फाइट कर सकते हैं, अपने जस्टिस, अपने राइट्स के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री के लिए, उसको रन करने के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए। और साथ ही यह जो पावर होती है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, उनके फंक्शंस को ये डिफाइन करता है, ये पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बहुत आवश्यक है हमें हमारे राइट्स जानने के लिए, हमारी ड्यूटीज जानने के लिए, पावर्स और फंक्शंस जानने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कुछ फंक्शंस की, तो लेट अस नो अबाउट द फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड और विच आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फंक्शन है वो हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना है, दैट अलाउज फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दूसरा फंक्शन जो है दैट इज
A constitution is to specify who has the power to make decision in a society. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी इस बारे में बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स के बारे में बात करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स डिफाइन करता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पावर डिफाइन करता है कि किसके पास क्या पावर होगी और वह क्या डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन लेवल लेने की जो पावर है उसे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। अगर तीसरे फंक्शन की बात करें हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज करता है। वो गवर्नमेंट की लिमिटेशंस भी हो सकती है और वो सिटीजन्स के लिए भी लिमिटेशंस हो सकती हैं। गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, उनके पास कितनी पावर है और साथ ही उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी। तो वो लिमिटेशंस जो हैं वह गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस का फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो फोर्थ फंक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज to enable a government to fulfill the separation of a society and create condition for a just society। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम देखते हैं कि डाइवर्स सोसाइटी जब होती है, जैसा कि इंडिया में है, तो डाइवर्स सोसाइटी की सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यह काम करता है कि वह जो ये डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन भी करता है और उनने जो डाइवर्स में डिफरेंसेस है उनको सेपरेट करके और एक अच्छी जो सोसाइटी है एक उसका डेवलप करने का रोल प्ले करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स क्रिएट करता है, वो पावर डिफाइन करता है, वो लिमिटेशन जो है डिफाइन करता है, वो एक अच्छी सोसाइटी को भी तैयार करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस नो अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान था उसका फ्रेमिंग, तो हम जो है इसके बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसको आगे रन करेंगे। यू कैन सी हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, वह असेंबली जिसने संविधान बनाने के लिए जिसका गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा का गठन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किया गया। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इट्स मेंबर सर्व्ड as the nation's first parliament. This body was formed in 1946। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका जो फॉर्मेशन है वो 1946 में हुआ था और इसका पर्पस था कि आज़ाद भारत के लिए एक संविधान, आज़ाद भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का निर्माण करना, जिस पर कि आज़ाद भारत और आज़ाद भारत के नागरिक जो है उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राप्त हों। द असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन इन 1947 जनवरी डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया और जो रेजोल्यूशंस थे वो यहाँ पर मेंशन है। टू सेट अप a union of India comprising British India and the princely states, to set up a federal form of government which separate state and central government, जैसा कि हमारे देश में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा पंचायती राज। तो इस व्यवस्था को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। टू सेट अप अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो जो शासन की संपूर्ण शक्ति है वो जनता के हाथ में होगी, जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनेगी और इसके अलावा सभी नागरिकों को जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम जो है, न्याय, समानता और आज़ादी मिलेगी। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके अधिकारों का भी सुरक्षा की जाएगी। यह कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें डिफाइन किया गया था। इसके अलावा देश की जो इंटीग्रिटी है और जो सोवरेन राइट्स है वो देश में मेंटेन रहेंगे। देश ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी संविधान का है। कोई दूसरी बाहरी ताकत हमारी इंटीग्रिटी या हमारे सोवरेन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक्ट करेगा। अलॉन्ग विद दैट इंडिया अटेन्स its rightful place in the world and work for peace and welfare of all mankind। तो यहाँ पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह भी डिफाइन करता है कि इंडिया वो एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में जो है वो आगे ग्रो नहीं करेगा, बल्कि वो एक वर्ल्ड में अपनी सही स्थान बनाएगा और साथ में पीस के लिए और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी दूसरी कंट्री पर रूल करने के लिए या डोमिनेट करने के लिए ऐसी जो डेफिनेशन या ऐसे जो विचार हैं वो अपने अंदर नहीं
मेंशन करेगा और एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो कंट्री को जो है वेलफेयर और पीस की दिशा में आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अभी देखे। Now these are the key members of Indian Constitution. I hope you all are aware with this. आप इन्हें जानते ही होंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ अपन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये टेम्पररी मेंबर जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्हें चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज आर द की मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस मूव to the next slide here. For the time being, till the constitution was made, India would govern in accordance with the Government of India Act 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल, ब्रिटिशर्स के जो रूल में बनाया गया था, उसके द्वारा ही जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर लागू नहीं हो गया तब तक इंडिया पर जो है शासन इसी एक्ट के द्वारा चलाया गया। The assembly met in the session open to public for 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days। भारतीय संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। Before adopting the constitution, it was finally passed and accepted on 26 November 1949। तो जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इसे 26 नवंबर 1949 को फाइनली पास किया और एक्सेप्ट किया। एट दैट टाइम इन ऑल द 284 मेंबर्स दे असेंबली साइंड द ऑफिशियल कॉपीज ओरिजिनल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मेंबर्स अवेलेबल थे इन सभी ने जो है ओरिजिनल कॉपीज पर सिग्नेचर किया, और इस तरीके से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसकी 2 कॉपीज बनाई गई, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसकी 2 कॉपीज बनाई गई थी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ, और उस दिन को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी था वो कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना और बन करके लागू हुआ। 26 जनवरी जो है एज ए रिपब्लिक डे हम जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो here you can see the image of Republic Day. Now let us know something about the preamble as well। जो हमारा संविधान का हम कह सकते हैं कि preamble जो है वो एक brief introductory statement है। संविधान के पूरे संविधान को जो है वो preamble represent करता है। तो the preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of द डॉक्यूमेंट। जो पूरा संविधान है उसके जो उसका पर्पस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उन सब को जो है प्रेम्बल डिफाइन करता है। तो ये प्रेम्बल जो है आपके सभी की जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं उन बुक्स में भी दिया हुआ है। अगर आप आगे से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ पेज पर ये प्रेम्बल दिया हुआ होता है। तो लेट अस रीड दिस प्रेम्बल। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रेम्बल इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। And this signifies that the power is ultimately vested in the hand of the people of India। तो भारत के जो नागरिक है उनके हाथ में जो है वास्तविक शक्ति उनके हाथ में रहेगी, हम भारत के लोग। So far the preamble has amended only once in 1976 by a 42nd amendment which inserted the word socialism, secularism and integrity। तो जो हमारा प्रेम्बल है उसे एक बार ही जो है आज तक अमेंड किया गया है, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसको कि अमेंडमेंट नंबर जो है वो 42 है। और उसके द्वारा इसमें जो वर्ड्स ऐड किए गए थे वो थे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर आप ये वर्ड्स जो है इनके मीनिंग भी देख सकते हैं। सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दीज आर द प्रिंसिपल and the guiding values of Indian Constitution।
Sovereign means it means free to follow internal and external policies. India is free to follow its own internal and external policies. No external country or any other powerful country can instruct us, can guide us, can force us to take decisions or policies. It means no particular religion is preferred. सेकुलर जिसे हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं, तो कोई भी रिलीजन जो है उसे प्रेफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी. इट मीन्स दैट नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी. समाजवाद, समाज जो है उसको, समाजवाद को जो है देश में बढ़ावा दिया जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और मनी जो है उसे नहीं होने दिया जाएगा. सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है, सोशलिस्ट हमारा संविधान है. डेमोक्रेटिक इट मीन्स रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन. रिपब्लिक इट मीन्स नो रूम फॉर हेरिडेटरी रूलर और मोनार्क. किसी भी तरीके से वंशानुगत या जो राजतंत्र होता था उसका कोई स्थान देश में नहीं होगा. तो दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज, दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे प्रेम्बल में मेंशन है. सो दिस इज अबाउट द प्रेम्बल ऑफ इंडिया. यू कैन सी हियर, ये आपके बुक्स में प्रेम्बल दिया हुआ है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. एंड दिस इज द इमेज ऑफ द कवर पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यू कैन सी हियर, ये पार्लियामेंट में जो इंडियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो म्यूजियम है उसमें यह कॉपी रखी हुई है जो पूरी तरीके से प्रिजर्व की गई है और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रखी गई है. नाउ लेट अस नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की विशेषताएं. सो भारतीय संविधान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. तो आइए हम जानते हैं कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं. यह विश्व का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यह रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, मतलब हम इसे आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और इसके कुछ नियम ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि परमानेंट भी हैं. यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करता है. पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है. फेडरलिज्म और फेडरेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है. यह फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज यह जो है डिफाइन करता है. यह सेकुलर स्टेट जो है उसे अपने आप में समेटे हुए है. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है. और सिंगल सिटीजनशिप, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, मगर पूरे राज्य में, पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप चलती है, जो है सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ना कि अलग अलग सिटीजनशिप चलती है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी हम जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके बुक में है दैट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म, इसके बारे में आप क्लास 10th में दोबारा से पढ़ेंगे. ये काफी एक पूरा चैप्टर है क्लास 10th में. तो फेडरलिज्म क्या होता है, लेट अस नो. इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. जब किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार होती है, जब किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार होती है तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. उस व्यवस्था को हम फेडरलिज्म कहते हैं. जैसे कि भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज, ये तीन स्तर पर सरकार है. इन इंडिया वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, द थर्ड गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट. तो दिस सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म. एक से ज्यादा स्तर पर जब सरकार होती है तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. दीज आर at the state and at the central levels. Citizens are governed by laws and policies made by each of these levels of the government. तो ये जो citizens होते हैं वो जो laws and policies जो constitution में mentioned है और जो government है different level पर जो बनाती हैं उनके द्वारा govern किए जाते हैं. तो पहला आपका फीचर था फेडरलिज्म. एक से अधिक स्तर पर जो सरकार होती है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. The second key feature as per your book, mentioned in your book, is fundamental rights, different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary laws,
फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो देश में वैसे तो हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, मगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त हैं। और हम अगर बात करें जैसे प्रॉपर्टी राइट की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, और यह देश के हर नागरिक को प्राप्त हैं। यहाँ पर कुछ जो मेन आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी, सभी को समानता, स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति अपने पसंद का, अपने इच्छा अनुसार धर्म अपना चुन सकता है, बदल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमारे साथ किसी तरह का अन्याय होता है, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, उसके विरोध में हम आवाज उठा सकते हैं, इसका अधिकार हमें है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो इसे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहा जाता है। और जो 6th वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह जो है हार्ट एंड सोल ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल द जितने भी ये बाकी राइट्स हैं, इन सब को अगर किसी भी कंडीशन में कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की के एक्ट की वजह से अगर हमारा कोई ये राइट वायलेट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट वी कैन गेट अवर दीज फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स को हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करके प्राप्त कर सकते हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। वी विल रीड अबाउट दीज इन डिटेल इन our next chapter. So let us move forward. Here, the parliamentary form of government. In India, we have a parliamentary form of government. इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का शासन नहीं है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता जिन्हें वोट देती है, देश के नागरिकों को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। देश के प्रत्येक नागरिक जो कि वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है, जो एज क्राइटेरिया जो है 18 ईयर और उससे अबव है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। और वोटिंग के बाद में जो प्रतिनिधियों का जिनका चयन होता है, वह पार्लियामेंट के माध्यम से, पार्लियामेंट के द्वारा देश पर शासन करते हैं, सरकार चलाते हैं। और पार्लियामेंट में रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों जो है रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, जो जुडिशरी है या जुडिशरी जो है हमारी जो न्यायपालिका है, वो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट जो है जुडिशियल सिस्टम हमारा उनको रिजॉल्व करता है। तो दिस इज अ पार्लियामेंट सिस्टम इन विच द all the decisions are taken by the elected representatives, not by a single person or not by any organization or any dictator. Here we have a distribution of power among the executive, parliament, executive, legislature and judicial system. So this is a parliamentary form of government in India. Here comes the power sharing. In India we have power sharing. भारत में सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग भी जो है ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्ति का विभाजन या सत्ता की साझेदारी। एज यू ऑल नो दैट गवर्नमेंट, किसी भी देश में जो सरकार होती है उसे बहुत से फंक्शंस को पूरा करना होता है, बहुत से जो काम है वो पूरे करने होते हैं, और इन कामों के लिए बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो वैसे ही किसी गवर्नमेंट को रन करने के लिए भी अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, जिन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे हैव देयर ओन फंक्शंस, इनके अपने खुद के काम होते हैं और इनकी अपनी खुद की पावर होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। कोई भी एक व्यक्ति अगर उसके पास सभी शक्तियां होंगी तो वह अपनी शक्तियों का मिसयूज कर सकता है। इसीलिए पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द लेजिस्लेचर्स, अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड अमंग द जुडिशरी, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहता है कंट्री के अंदर, और कंट्री जो है वो स्मूथली रन कर सकती है। तो यहाँ आप दे सकते हैं पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेटिव जो है ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा,
जिनको कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हेयर जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड एसोसिएट जस्टिस एंड द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और इस तरीके से जो इंडिया में जो पावर है, इंडिया में जो रूल है, जो रूल किया जाता है, जो गवर्नमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है among these different groups. These are the organs of government and power is distributed among the organs, among the different level of government. You will read in next class about this in detail. So let us move to the next topic. Next topic is secularism. As I have already told you that secularism, धर्म निरपेक्षता, जिसमें कि किसी भी धर्म में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, धर्म किसी भी धर्म को सरकार प्रमोट नहीं करती है। स्टेट जो है वो पूरी तरीके से सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करता है, किसी एक धर्म को जो है सपोर्ट नहीं करता है। सभी धर्म जो है उनके लिए इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। रिलीजियस मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता है। सभी को जो है पूरे अधिकार होता है कि वे अपने रिलीजन्स चयन करे, उनको चुनकर उनका प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं। ए स्टेट विच डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को प्रमोट ना करे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हैज बीन चेंज ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट ए न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी दैट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो रिलीजियस मैटर्स में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, मगर किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और किसी को भी अपनी मर्जी से किसी धर्म को चुनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है, बदल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। तो दिस इज सेकुलरिज्म. So finally the conclusion of this chapter, you can read this. The Constitution of India has several distinctive features. ये बहुत lengthy है, lengthiest constitution in the world, and combination of rigidity and flexibility. ये जो है flexible भी है और rigid भी है. There is a clear division of power. यहाँ पर जो power division है वो बिल्कुल clear है state और central government के बीच में. साथ ही पंचायती राज जो third level of government है उसमें भी powers distribution होता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रोल भी यहाँ पर फिक्स है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजॉल्व करती है सभी डिस्प्यूट्स को जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंक्रीज होते हैं, राइज होते हैं. यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर जो है लीड करते हैं, और द रियल पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं. इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी होती है फॉर मेकिंग laws. The Indian Constitution provide fundamental rights. Indian Constitution जो है वो हमें fundamental rights provide करता है. इसके साथ ही fundamental duties भी mention है जिन्हें हर नागरिक को मानना आवश्यक है. Along with that, directive principles of state policy. राज्य जो सरकार है या जो राज्य है, जो देश है, उसके लिए भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कि किसी अच्छे राष्ट्र को उस शेप करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वेलफेयर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसमें इंक्लूड की गई हैं. सो दीज आर द की फीचर्स, दीज आर द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स. दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो देश की 135 करोड़ की आबादी की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो बेस है, जो स्प्रिट है, उसे सपोर्ट करता है. सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.